राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर और आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हां, हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहद अच्छा कंटेंट जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होता है। और अभी जो बिहार की परीक्षा हुई है 6 से 8 वाली और 9-10 वाली, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने अपनी क्लास में आप सबसे चर्चा की थी। तो बिहार में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी बेहद प्रसन्न हैं और कई विद्यार्थियों के फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जो बताया, आपने जो कराया वो बहुत अच्छा कंटेंट था और उससे बहुत लाभ मिला है, बहुत बड़ी संख्या में लाभ मिला है। तो उस सब के लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने मेहनत की वो आपके काम आई और आशा और विश्वास है कि आगे की परीक्षाओं में भी हमारी मेहनत आपके काम जरूर आएगी, क्योंकि मैं पूरे मन से कार्य करता हूं और जब कोई व्यक्ति पूरे मन से कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। पूरे मन से हम आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाते हैं, हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं और ईश्वर से भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके काम आए। तो जब हम निस्वार्थ भावना से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके हित के लिए सोच रहे हैं, तो जरूर ईश्वर हमारी मदद करेगा और कर रहा है। उस सब के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको सफलता मिले। चलिए, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। आप सब बहुत दिनों से कह रहे थे, तो काव्य दोष, काव्य गुण और आपका काव्य लक्षण, यहाँ से काव्य शास्त्र से संबंधित, इसके अलावा आपके बहुत सारे प्रश्न आए। शब्द शक्तियों पर भी वीडियो बनाएं, तो उस पर भी वीडियो आएगी, कोई दिक्कत नहीं। आज हम एक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं और आज देखते हैं कि ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगती है। काफ़ी मेहनत से प्रश्नोत्तरी तैयार की है और उम्मीद है कि ये प्रश्नोत्तरी जरूर आपको अच्छी समझ में आएगी, आपको अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। चलिए, काव्य दोष पढ़ोगे तभी तो सीखोगे कि होते क्या है काव्य दोष। दोष तो आप जानते ही हो, दोष रहित गुण सहित। ठीक है, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसमें दोष न हो। अब क्या होता है, गुण और दोष प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक स्थान में, हर चीज में है। दुनिया की हर चीज में गुण दोष हैं। लेकिन होता क्या है, किसी में गुणों की मात्रा अधिक होती है, किसी में दोषों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, व्यक्तियों में भी और वस्तुओं में भी, पदार्थों में भी, स्थानों में भी। तो किसी में गुण ज़्यादा है, किसी में दोष ज़्यादा है। तो क्या है, ऐसे ही काव्य में यदि गुण की मात्रा कम हो या काव्य में कोई दोष आ जाए तो वो काव्य दोष कहलाता है। तो हम काव्य दोष पढ़ेंगे। एक अद्भुत क्लास रहेगी ये आज की। ठीक है, और ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ठीक है, राज्य की प्रवक्ता, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी की परीक्षाएं एवं जहां भी इस तरह का काव्य दोष पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, काव्य शास्त्र पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, चाहे वो लेक्चरर की परीक्षा हो या यूपीएचईएससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, जहां भी पाठ्यक्रम में काव्य दोष है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास नंबर 1 होने वाली है। चलिए, ठीक है, तो अब बिना किसी देर के हम चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तरी पर। सभी साथी शीघ्रता के साथ जुड़ जाएं। चलिए, जिन्हें पढ़ना है वो जुड़ जाएं, कोई बात नहीं, किसी पर कोई जोर नहीं है। ठीक है, और जोर देकर तो बस वैसे भी नहीं कह सकते हम आपसे, हम अपना कार्य कर सकते हैं और बाकी आपको अपना कार्य करना है। जिसे जो करना है वो कर सकता है, जिसे जुड़ना है वो जुड़ सकता है। ठीक है, हमारी क्लास निःशुल्क है, जिसे देखनी है वो देख सकते हैं, किसी को कोई शुल्क नहीं देना है और जिसे उपयोगी लगेगी वो अवश्य देखेगा। ठीक है, हम कहें कि हमारी क्लास देखो, हमारी क्लास देखो, तो भाई ये हमें शोभा नहीं देता और जिसे नहीं देखनी है वो नहीं भी देखेंगे। लेकिन जिसे पढ़ना है, समझना है, कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा करना है, भीड़ से आगे बढ़ना है, तो आशा और विश्वास है कि उन्हें तो ये क्लास अवश्य पसंद आएगी और अवश्य पसंद आ रही है। आप सबके कमेंट, आप सबके फ़ोन, आप सबके मैसेज ये बताते हैं कि हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपके विशेष काम आ रहा है और भविष्य में आएगा। बस यही हमें खुशी है, भविष्य में भी आपके काम आए। रसाप कर सकहा दोषहा। प्रथम प्रश्न है,
आज की क्लास का काव्य दोष स्पेशल क्लास होने वाली है ये, बहुत बढ़िया। रसापकर्षा दोषः कथन किसका है? रस अपकर्षकः, रस अपकर्षकः दोषः कथन किसका है? बताइए। बहुत शानदार कथन है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। ये कथन है किसका? कमेंट बॉक्स में आप बताइए उत्तर, शीघ्रता से आप उत्तर बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आज का ये कथन किनका है? आज की क्लास का ये पहला कथन है और कथन से संबंधित प्रश्न ही पहला प्रश्न है, जो कि बेहद खास प्रश्न है, ठीक है। बताओ, रसापकर्षकः दोषः, ये कथन किसका है? बहुत शानदार कथन है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है परीक्षाओं के लिए, ठीक है। चलिए भाई, रसापकर्षकः दोषः, ठीक। चलो, ये कथन किसका है? इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं, तब तक आप विचार करके बताना ये किसका है, ठीक है। चलो अर्थ देख ले रहे हैं इसका। इसका अर्थ क्या है? काव्य में रसों को नष्ट करने वाले तत्व, नष्ट करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं, ठीक है। रसापकर्षकः दोषः अर्थात काव्य में रसों को नष्ट करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। बताइए ये कथन किसका है? मम्मट का है, वामन का, विश्वनाथ का या जयदेव का? ए, बी, सी या डी? तो पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। आचार्य विश्वनाथ का ये कथन परीक्षाओं के लिए बेहद खास है, ठीक है। चलिए, रस अपकर्षकः दोषः। आगे, काव्य दोष की श्रेणी है। बताओ, काव्य दोष की कौन सी श्रेणी काव्य दोष की है? इनमें से काव्य दोष की श्रेणी है, बताइए। ए, बी, सी, डी काव्य दोष की श्रेणी है। शब्द दोष या पद दोष, वाक्य दोष या रस दोष, अर्थ दोष या ये सभी? बताओ किस प्रकार के दोष हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार के दोष माने जाते हैं। हम इन तीनों को एक साथ ऐसे रख सकते हैं। नंबर 1 शब्द दोष, नंबर 2 वाक्य दोष, नंबर 3 अर्थ दोष, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं पद दोष, रस दोष और अर्थ दोष, ठीक है। अर्थ दोष, ठीक, ये 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये या लगा है। तो मुख्यतः काव्य दोष की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। मुख्यतः काव्य दोष की 3 श्रेणियां। शब्द दोष, कौन सी 3 श्रेणियां? शब्द दोष। मच्छर आ गए, मच्छर भाई साहब, बहुत बढ़िया, पसंद है आपको क्लास। चलिए क्लास चलते ही आ जाते हैं। तो शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष, ये अर्थ सभी काव्य दोष की श्रेणियां हैं। काव्य दोष के मुख्यतः भेद माने गए हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये सभी वाला उत्तर सही है, इसमें चौथा विकल्प, ठीक है, ये सभी वाला। अब लंकापुरी पति को जो भ्राता, ता सुप्रिया महि आवते उक्ति में कौन सा दोष है? तीसरा प्रश्न, बताइए। लंकापुरी पति को जो भ्राता, लंकापुरी पति को जो भ्राता, ता सुप्रिया नहीं आवते, ता सुप्रिया नहीं आवते, उक्त पंक्ति में कौन सा दोष है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। लंकापुरी पति को जो भ्राता, ता सुप्रिया नहीं, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ता सुप्रिया नहीं, ता सुप्रिया नहीं आवते, उक्त पंक्ति में कौन सा दोष है? बताइए। अप्रतितत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष है, अक्रमकत्व दोष है या
अश्लीलत्व दोष है। बताइए, बहुत बढ़िया बढ़िया दोष हैं ये। अप्रतीतत्व दोष क्या होता है? आप दोस्त, वैसे दोस्त पे क्लास नहीं हुई है और दोस्त पे क्लास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये सही ढंग से समझ में आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अप्रतीतत्व दोष होता क्या है बताओ? अप्रतीतत्व दोष, अप्रतीतत्व दोष उसे कहते हैं ऐसे शब्द जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते हैं, जो समाज में व्यवहार में जो शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं, और ऐसे शास्त्रीय शब्द यदि काव्य में उन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे कहते हैं अप्रतीतत्व दोष। ठीक। क्लिष्टत्व दोष क्या है? क्लिष्टत्व दोष उसे कहते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो काव्य में जो क्लिष्ट हों, जो कठिन हों, जो कठोर हों, जिनका अर्थ समझ में आसानी से ना आए, तो क्लिष्टत्व दोष। अक्रमत्व दोष, अक्रमत्व दोष तो आप जानते हैं, क्रम का तोड़ना, क्रम का न होना। अश्लीलत्व दोष, काव्य में अश्लीलता आ जाए ऐसे शब्दों का, पदों का प्रयोग अश्लीलत्व दोष कहलाता है। तो अब इसमें कौन सा है? अब बताइए, ए, बी, सी या डी? तो इसमें बी विकल्प सही है। अब बी विकल्प कैसे सही है? अब आप पहचानोगे कैसे कि आपने तो टिक लगा दिया, हमें कैसे पता चलेगा? आज की क्लास हालांकि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से है, लेकिन विशेष रूप से हम इसमें ये सीखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा दोष है और कौन सा नहीं है। ये पता करना महत्वपूर्ण बात है, और ये पता तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से दोष पढ़े होंगे और समझे होंगे। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अब ये जो पंक्ति दी है उस पंक्ति को हम देखते हैं, उसमें क्या चीज है? अश्लीलत्व दोष, इसमें अश्लीलता तो कहीं है नहीं। इसमें ये लिखा है, लंकापति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवत। लंकापति का जो भ्राता है उसकी प्रिया नहीं आती, तो इसमें अश्लीलता क्या है? कोई अश्लीलता नहीं है। अक्रमत्व नहीं, बिल्कुल क्रम से सब लिखे हुए हैं। क्लिष्टत्व, क्लिष्टत्व दोष है, कठिनता है, अब समझ में नहीं आ रहा, हर आदमी नहीं समझ पाएगा कि इसका अर्थ क्या है। अब इसका अर्थ क्या है? लंकापुरी, लंका, लंकापुरी का अर्थ समझ लो। देखो, लंकापुरी, लंका, पति, लंकापुरी पति, इस पूरे का अर्थ हो जाएगा रावण, लंका का पति। क्या हो गया? लंकापुरी पति, पति का मतलब स्वामी, रावण। तो लंकापुरी पति रावण को जो भ्राता, अब रावण का जो भाई है इसका मतलब क्या हो गया? कुंभकर्ण। रावण का भाई कौन था? कुंभकर्ण। ठीक है। अब इस लाइन का अर्थ हो गया यहां से यहां तक कुंभकर्ण। लंकापति को भ्राता अर्थात लंकापुरी के पति का जो भ्राता, अर्थात लंकापुरी का पति रावण, रावण का भ्राता कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण लंकापति का जो भ्राता है, लंकापुरी के पति का जो भ्राता है अर्थात कुंभकर्ण, तास उसकी प्रिया, प्रिया का अर्थ प्रिया है या पत्नी? नहीं, आवत, तो उसकी प्रिया कौन थी? तो उसकी प्रिया थी निद्रा। कौन थी? निद्रा, अर्थात नींद, कुंभकर्ण की प्रिया या पत्नी निद्रा कही जाती है। कुंभकर्ण की प्रिया कौन है? निद्रा। अब भाई नींद नहीं आती, कहना क्या था कि मुझे नींद नहीं आती। ये तो बहुत साधारण बात है, नींद नहीं आती। आप लोगों में से भी कुछ लोगों को नींद नहीं आती होगी, लेकिन नींद आ जाए बहुत अच्छी बात होती है। नींद आना बहुत अच्छा होता है। आसानी से नींद आ जाए तो हमें तो भाई बहुत जल्दी नींद आ जाती है। हम तो शाम के टाइम, अभी भी आपकी क्लास है और क्लास ना हो तो हम लेट जाएं तो इसी टाइम सो जाते हैं। शाम को 6 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 10 बजे हो, यदि हम लेटे नहीं कि सोए नहीं, 5 मिनट भी नहीं जग सकते, 2 मिनट में ही सो जाते हैं, 1 मिनट में ही सो जाते हैं। तो क्या है कि खाना खाया हो तब भी, न खाया हो तब भी तुरंत आ जाती है। लेकिन जिन्हें नहीं आती है वो ये सीधे ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आती, वो क्या कह रहे हैं? लंकापति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवत। लंकापुरी का जो पति अर्थात रावण का भाई अर्थात कुंभकर्ण की प्रिया अर्थात निद्रा नहीं आवत, नहीं आती, नींद नहीं आ रही, इस बात को कहने के लिए ये पंक्ति लिखी गई है। तो क्लिष्टत्व है, ठीक है, ये नहीं है।
बी विकल्प सही है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया। व्याख्या समझ में आए तो बात करना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बता देना समझ में नहीं आया है, ठीक है। हालांकि हम प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुष्ठ रोग का एक धब्बा सुंदर शरीर को कुरूप बना देता है, वैसे ही दोष काव्य को असुंदर बना देते हैं। बताइए, चौथा प्रश्न, बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत। इस मत के समर्थक कौन हैं? ये मत किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग का एक धब्बा सुंदर शरीर को, ठीक है, कुरूप बना देता है, वैसे ही काव्य दोष को असुंदर बना देते हैं। कितना भी सुंदर शरीर हो किसी का, बहुत अच्छा चंद्रमा के जैसा चेहरा हो, प्यारा सा सुंदर सा, और उस पर एक दाग हो कुष्ठ रोग का, तो वो चेहरा कैसा लगता है? एकदम से असुंदर हो जाता है वो। यदि व्यक्ति को कुष्ठ हो कहीं थोड़ा भी, तो वो पूरे व्यक्ति की सुंदरता चली जाती है। ऐसे ही काव्य में कहीं थोड़ा भी दोष हो, तो वो काव्य का दोष उस पूरे काव्य को, काव्य के गुण को, उस पूरे काव्य को ही समाप्त कर देता है। इस मत के समर्थक हैं दंडी। दंडी ने ये कहा कि काव्य दोष रहित होना चाहिए और कवियों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि काव्य में दोष ना आ पाए, और काव्य में दोष आ गया तो वो कवियों के अपयश का कारण बनता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कथन है दंडी का। कुष्ठ रोग का एक धब्बा सुंदर शरीर को कुरूप बना देता है, वैसे ही दोष काव्य को असुंदर बना देते हैं। ठीक है, किसके मत से जुड़ता हुआ है? ये दंडी के मत से है। ठीक है, चलो पांचवा प्रश्न देख लो। दोष के संबंध में वामन का कथन है। आचार्य वामन बहुत महत्वपूर्ण हैं संस्कृत काव्य शास्त्र में, और संस्कृत काव्य शास्त्र हिंदी काव्य शास्त्र का ही जनक है। बताइए, दोष के संबंध में वामन का कथन कौन सा है इनमें से? दोष उद्वेगजनक है। वामन का कथन दोष उद्वेगजनक है। बताओ भाई, वामन का कथन कौन सा है? दोष काव्य सौंदर्य की हानि है, जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो वह दोष है। अपकर्ष हो वह दोष है। उपरोक्त सभी। बताओ, सरकारी उत्तर जाएगा या ABC में से कोई जाएगा? बताइए भाई, बताइए। पांचवा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बोलो भाई बोलो। दोष उद्वेगजनक है क्या? किनके अनुसार? वामन के अनुसार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वामन ने दोष के संबंध में इनमें से कौन सा मत दिया है? दोष उद्वेगजनक है, दोष काव्य सौंदर्य की हानि है, जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो वह दोष है। जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो, यहाँ हो होना चाहिए था, अपकर्ष हो। ठीक है, वह दोष है। उपरोक्त सभी ABCD कौन सा प्रश्न का विकल्प सही होगा इसमें? बताइए। चलो अब हम बात करते हैं। तो इसमें दोष के संबंध में ये B विकल्प सही है वामन का। ठीक है, कौन सा? B विकल्प, ये वाला। अर्थात दोष काव्य सौंदर्य की हानि है। दोष काव्य सौंदर्य की हानि है। ये कथन किसका है? ये वामन का है। वामन का कथन है ये दोष काव्य सौंदर्य की हानि है। अब दोष उद्वेगजनक है, ये कथन किसका है? ये भी जान लो, नोट कर लेना। ये है अग्नि पुराण। या तो लिख सकते हो पुस्तक का नाम, तो लिख सकते हो अग्नि पुराण से है ये कथन, या लिख सकते हो अग्नि पुराण कार। अग्नि पुराण कार ने अग्नि पुराण में लिखा है कि दोष उद्वेगजनक है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तीसरा किसका है? तीसरा कथन विश्वनाथ का है। ठीक है, विश्वनाथ। तीसरा कथन किसका है? विश्वनाथ का। और इसी मत का समर्थन विश्वनाथ के साथ साथ मम्मट ने भी किया है। या ये कथन मम्मट और विश्वनाथ दोनों का जोड़कर आप लिख सकते हो। ये एक जैसा ही मत है दोनों का। ठीक है, मम्मट प्लस विश्वनाथ। क्या? जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है वह दोष है। यही माना है मम्मट ने और यही माना है विश्वनाथ ने। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण
प्रश्न। चलिए 5वां हो गया, हटो हटो भाई, हट जाओ भाई, आपका कोई काम नहीं है। चलो, केशव दास ने कितने दोषों का उल्लेख किया है? 3, 6, 3, 4, 6, 22। केशव दास ने कितने उल्लेख किए हैं दोषों का? केशव दास के अनुसार कितने दोष हैं बताइए? बेहद शानदार प्रश्न है। दोषों की संख्या, अलंकारवादी आचार्य है केशव, ठीक है, अलंकारवादी आचार्य है केशव। केशव को रीतकाल का प्रवर्तक माना जाता है। रामचंद्र का विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, रामकथा पर आधारित, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा माना है बताइए? दोषों का उल्लेख 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 22, हाँ, इन्होंने 22 दोष माने हैं केशव ने, ठीक है। चलो भाई, अब देख लो 7वां प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्नों की श्रृंखला है भाई, शानदार प्रश्न है। अवगुंठन घूंघट दिए मंद मंद मुस्काए, उक्त पंक्ति में कौन सा दोष है? अवगुंठन घूंघट दिए मंद मंद मुस्काए, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, दुष्कृमत्व दोष। बताइए 7वां प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बताओ बताओ, इन्हें समझ लो। थोड़ा सा हम संक्षेप में अभी लिखा नहीं रहे हैं, बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं। न्यून पदत्व दोष वहाँ होता है जहाँ पदों की न्यूनता हो जाए, कम पद प्रयुक्त हों, लिखना चाहिए था उसमें से कोई पद गायब हो जाए, न्यून पदत्व। अधिक पदत्व दोष वहाँ कहते हैं जहाँ पदों की अधिकता हो जाए, अर्थात जिस पद की जरूरत न हो उस पद को भी जहाँ रखा जाए उसे कहते हैं अधिक पदत्व दोष, ठीक है। क्लिष्टत्व दोष को और इसको हमने पहले चर्चा कर ली है। तो इनमें से इस पंक्ति का दोष बताना है आपको, कौन सा दोष है इस पंक्ति में। अब गुंठन घूंघट दिए मंद मंद मुस्काए, अब गुंठन घूंघट दिए मंद मंद मुस्काए। अब बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ, अब गुंठन घूंघट दिए मंद मंद मुस्काए, अब गुंठन का अर्थ क्या होता है? अब इसमें ये देखो अधिक पदत्व दोष है, क्यों? अब गुंठन का भी अर्थ होता है घूंघट, मुंह ढकना। अब गुंठन का अर्थ क्या होता है? घूंघट, ठीक है। और ये भी घूंघट लिखा है, ये भी घूंघट लिखा है। कहने का मतलब इसका भी अर्थ वही है, इसका भी अर्थ वही है। तो ये एक पद होना चाहिए था, वहाँ दोनों पद समानार्थी रख दिए, दोनों पद पर्यायवाची रख दिए, इसलिए यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है, अधिक पद आ गए, ये एक्स्ट्रा है। अब गुंठन घूंघट दिए मंद मंद मुस्काए, घूंघट में मंद 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 मुस्का रही है, ठीक है। 7वां तो कौन सा हो गया? अधिक पदत्व। अब देखो, फूलों की लावण्यता देती परमानंद, इसमें दोष कौन सा है? कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, कितने शानदार प्रश्नों का संकलन है, ठीक है। फूलों की लावण्यता देती परमानंद, वाह कितना अच्छा प्रश्न है। फूलों की लावण्यता देती परमानंद, परमानंद देती है फूलों की लावण्यता। अक्रमत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, दुष्कृमत्व दोष, चित्त संस्कृत दोष। बताओ ABCD। 8वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ। 8वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए बताइए बताइए। बताओ, देखो अक्रमत्व दोष हम लोगों ने पढ़ लिया है, जान लिया है। क्रमत्व का न होना, न्यून पदत्व भी जान लिया, दुष्क्रमत्व भी जान लिया, च्युत संस्कृति ये नया विकल्प आया है। च्युत माने होता है पद से हटाना, स्थान से हटाना। च्युत का अर्थ क्या होता है? स्थान से हटाना। अब संस्कृति, जो संस्कृति है
दोष मतलब चित्त संस्कृति दोष वहां माना जाता है जहां पर व्याकरण के नियम से हटा हुआ रखा जाए कोई भी पद या शब्द, अर्थात व्याकरण के नियम से अलग रखा जाए तो वहां होता है चित्त संस्कृति दोष। अब ये देखो क्या है, इसमें डी विकल्प ही सही है, चित्त संस्कृत दोष ही है इसमें। अब वो कैसे है, इसमें जो लावण्यता शब्द है, लावण्यता, ये व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है, अशुद्ध है, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। होना क्या चाहिए, लावण्य। व्याकरण में क्या शब्द है, सही शब्द लावण्य। अब ये लावण्यता शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है, इसने क्या कर दिया, सारा खेल खराब कर दिया, सारा खेल खराब कर दिया इस शब्द ने। इस शब्द के कारण यहाँ आ गया चित्त संस्कृत दोष, मतलब व्याकरणिक नियमों का यहाँ पर क्या हुआ है, अवहेलना हुई है, व्याकरण संबंधी त्रुटि है। और जहाँ व्याकरण संबंधी त्रुटि होगी, ध्यान रखेंगे, जहाँ व्याकरणिक त्रुटि होगी वहाँ चित्त संस्कृति दोष होगा, ठीक है। चलो 8 प्रश्न हो गए, चलो भाई 9वां देखते हैं। वामन ने दोष माने हैं, तो इसके लिए हम आपको बताए दे रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं लेंगे। गुणों पर और दोषों पर एक वीडियो हमने दी थी आपको बहुत अच्छी, गुण और दोष पर, काव्य शास्त्र वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप गुण और दोष वाली वीडियो देख सकते हैं। और आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। गुण दोष, किसने कितने गुण माने, किसने कितने दोष माने, उन सब पर चर्चा की है। तो वामन ने दोष कितने माने हैं, 10, 20, 14, 18 बताओ। और ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, एक बार नहीं सैकड़ों बार आया है ये, ठीक है। बताओ, बताइए बताइए, वामन ने कितने दोष माने, बताओ। तो वामन ने दोष माने हैं 20, ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। वामन 20 दोष माने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आता है। अब देख लो अगला, मूड मुड़ाए हर मिले, मूड मुड़ाए हर मिले, मूड मुड़ाए हर मिले, हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़िए, भेड़ न बैकुंठ जाए, ठीक है। कबीरदास ने कहा कि यदि मूड मुड़ाए हर मिले, मूड को मुड़ाने से यदि हर मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, तो फिर भेड़ क्यों नहीं पहुंचती भगवान के पास, क्योंकि भेड़ की ऊन तो बीच बीच में भेड़ तो मुड़ती ही रहती है, ऊन उसकी कटती ही रहती है, फिर ऊन आ गई, फिर कट गई, मुड़ा दी गई, तो क्या है, तो फिर बैकुंठ में भेड़ क्यों नहीं जाती। चित्त संस्कृति दोष, श्रुति कटुत्व दोष, ग्रामत्व दोष, अक्रमत्व दोष। अब बताओ, बहुत शानदार, मूड मुड़ाए, बताइए कौन सा है, 10वां प्रश्न, बताओ 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 बताओ। बताओ बताइए, ये तो हमने जान लिया व्याकरणिक अशुद्धि होती है। श्रुति कटुत्व जान लो, श्रुति माने सुनना, कटुत्व माने कड़वा, यदि सुनने में कड़वा शब्द हो तो वहाँ श्रुत कटुत्व शब्द होता है। ग्रामत्व का मतलब जहाँ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो, अक्रमत्व जहाँ क्रम का न होना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, अब देखो, मुड़ाए शब्द, मूड, मूड, मुड़ाए, मुड़ाए, मूड, ये कोई साहित्यिक शब्द नहीं है। सिर कह सकते हो या बाल कह सकते हो, ये तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा होगा, जहां मूड शब्द नहीं आया होगा। क्या आया होगा, क्या आया होगा, बाल, ठीक है, बाल, सिर, मूड, सिर के बाल जब कटा लिए जाते हैं तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि मूड को या सिर को या बालों को काटने से यदि भगवान मिल जाएं, तो फिर भेड़ को भगवान क्यों नहीं मिल जाते, बैकुंठ भेड़ को क्यों नहीं मिल जाता। तो ये मूड शब्द है, ये ग्रामीण है, ठीक है, गांव में प्रयुक्त होता है।
इसलिए यहाँ ग्रामत्व दोष है। ग्रामीण शब्द का मतलब ये है, जैसे बोलने की भाषा में जो गांव की भाषा के शब्द हैं वो यदि काव्य में साहित्य में आते हैं, वहाँ ग्रामत्व दोष आ जाएगा। ठीक है, गांव की भाषा में ही मूड कहते हैं, शहर की भाषा में तो मूड नहीं कहते हैं, सिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर। चलो, तो सिर नहीं मुड़ाया है, मूड मुड़ाया है, इसलिए क्या हो गया? अब देखो, नखत वेद ग्रह जोर कर, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोए बनत अब खात। बहुत बढ़िया। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोए बनत अब खात। ये जो है कर ऐसे होना चाहिए। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोए बनत अब खात। किसी को याद हो तो वो याद करें। एक दिन इस पर पंक्ति पर हमने एक दिन चर्चा की थी एक क्लास में। बताइए कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व, ठीक है, अक्रमत्व। बताइए कौन सा दोष है? अब देखो क्या है, गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव ने लिखा है, उद्धव के पद से ये पंक्ति है, नखत। नखत का अर्थ क्या होता है? नक्षत्र। और ज्योतिष में नक्षत्र होते हैं 27। वेद तो आप जानते ही हैं, वेद कितने होते हैं? 4। ठीक है, ग्रह कितने हैं? 9। ज्योतिष में अभी भी 9 है और ज्योग्राफी में 8 है, भूगोल में। जोर का मतलब जोड़। ठीक, अर्धकर का मतलब आधा करना। 27 और 4 31, 31 और 9 40। जोड़ इनका योग हो गया, योग कितना हो गया? 40। अर्धकर 40 का आधा कर दो, अर्थात 40 का आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 20। अर्थात इसका मतलब हुआ 20 और 20 और 20 जहर। ये ऐसे अर्थ निकलना है। इसलिए यहाँ क्या हो गया? क्लिष्टत्व हो गया, कठिनाई हो गई, कठिन अर्थ है। कौन सा हो गया? क्लिष्टत्व। कौन सा हो गया? क्लिष्टत्व। मतलब दिख रहा है आपको? सही, बिल्कुल दिख रहा है। ये जो 20 है, ये 20, इसे कैसे लिखेंगे? 20। और फिर इसे कैसे कर देंगे? 20। और 20 मतलब जहर। कहने का मतलब ये है, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, जब से कृष्ण गए हैं तब से उनको याद करते करते मेरा मन ऐसा करता है कि अब तो मैं विष खा लूं। अब भाई विष नहीं कहती, कितनी चतुर हैं गोपिकाएं। आप किसी से कह दो कि मैं विष खा लूं, मन होता है कि जहर खा लूं, तो कोई भी चौंक जाएगा। अब किसी से ये कह दो कि मेरा मन ऐसा होता है कि नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोए बनत अब खात, समझेगा ही नहीं, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि क्या कह दिया। तो गोपिकाएं उद्धव से बात तो जहर की कर रही हैं, विष की कर रही हैं, लेकिन कैसे कर रही हैं? नखत, नक्षत्रों को, हे उद्धव मेरा मन ऐसा करता है कि नक्षत्रों को, वेदों को, ग्रह को, इन सब को जोड़कर आधा कर दें और फिर उसे खा लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जहर खा लें, अर्थात ये क्लिष्टत्व हो गया, कठिनाई है इसमें। ठीक है, ऐसे अर्थ निकाला गया है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार, क्लास भी शानदार है। ठीक है, जहाँ लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ दोष कौन सा होता है? बताइए। जहाँ लोक, ये परिभाषा आ गई एक दोष की यहाँ पर, जहाँ लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग हो। देखो, परिभाषा देके भी पूछा जा सकता है कौन से दोष की परिभाषा है, उदाहरण देके ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, दोषों की संख्या भी पूछी जाती है। जैसे जैसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में अब तक जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं या आते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ संकलित किया गया है। ठीक है, तो बेहद खास संकलन है ये।
जहाँ लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग हो वहाँ होता है ग्रामत्व, पुनरुक्ति, च्युत संस्कृति या अप्रतीतत्व। बताओ ये कौन सा होगा? 13वां 12वां है? 12वां। बताओ जहाँ लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्द, ये हमने थोड़ी देर पहले बताया था। ग्रामत्व नहीं, नहीं, हाँ। अप्रतीतत्व दोष, ठीक है, नोट रखेंगे। अप्रतीतत्व दोष वहाँ होता है जहाँ अप्रतीत, जो प्रतीत न हो, लोक व्यवहार में प्रयुक्त न हो, ऐसे शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग अप्रतीतत्व दोष। भरत मुनि ने दोष माने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा प्रश्न है। भरत मुनि ने कितने दोष माने हैं तो बता दीजिए, बहुत शानदार है। भरत मुनि ने 10 माने हैं या 15 माने हैं? बताइए, या 5 माने हैं या 20 माने हैं? तो भरत मुनि ने 10 दोष माने हैं। 20 बी विकल्प सही है। भरत मुनि ने कितने दोष माने? 10। ग्रंथ नाट्यशास्त्र। भरत मुनि संस्कृत साहित्य, संस्कृत काव्य शास्त्र के आलोचक, जो हिंदी काव्य शास्त्र में भी लगे हुए हैं, उन आलोचकों के इम्पोर्टेंट ग्रंथ, उन आलोचकों का काल, इस पर आधारित हमने आज सुबह आपको वीडियो दी है। आपने यदि नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस क्लास से आपको 1, 2 या 3 प्रश्न हर परीक्षा में मिलेंगे, चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लेना। आता ही आता है। काव्य शास्त्र के आचार्यों को क्रम से लगवाया जाता है, या काव्य शास्त्र की रचनाओं को पूछा जाता है, या किसी काव्य शास्त्र के एक आलोचक या आचार्य का काल पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न उसमें से आते हैं। तो 2-3 प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। अगला देख लो अब 14वां। बंसी प्यारी मधुर सुर साथ में सोहती है, में कौन सा दोष है? बताओ। बंसी प्यारी मधुर सुर साथ में सोहती है, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व? बताओ, अधिक पदत्व है या न्यून पदत्व है, या पुनरुक्ति है या संदिग्धत्व है? बताओ बताओ। बताइए बताइए। बंसी प्यारी मधुर सुर साथ में सोहती है, न्यून पदत्व या अधिक पदत्व? इसमें पद न्यून है या पद अधिक है? बताओ। पुनरुक्ति का मतलब बात, पुनरुक्ति दोबारा दोबारा, संदिग्धत्व नहीं। अब इनमें से बताओ क्या है? बंसी प्यारी मधुर सुर साथ में सोहती है, प्यारी बंसी मधुर सुर वाली साथ में सोहती है। अब यहाँ पर कमी पड़ रही है, काय के यहाँ ये और होना चाहिए, आपके साथ में सोहती है, आपके साथ में, मतलब बंसी किनके साथ सुशोभित हो रही है? तो इस शब्द के लिए यहाँ एक शब्द और होना चाहिए, बंसी प्यारी मधुर सुर आपके साथ में सोहती है, मतलब आपके साथ सुशोभित हो रही है। तो यहाँ ये पद होना चाहिए था, ये पद हटा दिया, इस पद की कमी है। यहाँ जब तक पूरा नहीं ये पद जोड़ा जाएगा तब तक अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। बंसी प्यारी मधुर सुर साथ में सोहती है, किसके? तो आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इस पद की कमी के कारण यहाँ पद और आना चाहिए था, तो यहाँ पर न्यून पदत्व हो गया। कौन सा हो गया? न्यून पदत्व। समझ गए कि नहीं समझ गए? न्यून पदत्व का मतलब पद की कमी। यहाँ एक पद की कमी थी, जो पद की कमी, जो पद होना चाहिए था वो पद यहाँ नहीं था, इसलिए पद की कमी हो गई इसमें। चलिए 14वां हो गया। अब देखते हैं अगला 15वां। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। चलो ये क्या है? दोहा। अब इसमें संदिग्धत्व, प्रसिद्धि त्यागत्व,
नवीकृतत्व, हतवृत्त, कौन सा दोष है? बताइए शीघ्रता से। ए बी सी डी, ये कौन सी विधा का है? ये तो आप जानते होंगे कौन सा छंद है। गुर, गु रो, गो विन द, दो उ, ख रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। का के ला गू पाए, 2 4 6 8 10 11, ठीक है। चलो अब 1 2 2 2 1 1 2 1 1 नहीं 2 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तो 13 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 13। यहाँ कितने हो रहे हैं? 11। 2 2 1 1 2 बताए, ताय होना चाहिए था, बताए, ठीक है। तो 2 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 हो रहे हैं। गोविंद दियो बताए, 12 हो रहे हैं। बताओ कौन सा दोष होगा इसमें? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलो भाई बोलो, बोलो बोलो भाई बोलो, बोलो बोलो भाई बोलो, बोलो बोलो भाई बोलो, ठीक है। चलो गुरु गोविंद, 2 उखड़े, 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 1 2 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 2 13, यहाँ 13 हैं, यहाँ 13 हैं, ठीक है। यहाँ 11 हैं, 2 4 6 8 10 11 और यहाँ 12 हैं। अब ये क्या है? ये है, देखो जब किसी छंद में निर्धारित मात्राओं या निर्धारित वर्णों से कम या अधिक मात्राएं होती हैं या कम या अधिक वर्ण होते हैं, वहाँ होता है हठवृत्त, हतवृत्त, ठीक है। हतवृत्त होता है। हतवृत्त का मतलब है वृत्त का मरना। हतवृत्त का मतलब क्या है? वृत्त माने होता है, वृत्त माने क्या होता है? छंद, ठीक है। हत माने मरना, मरा हुआ छंद है ये। मतलब ये है दोहा छंद में ये कहते हैं पहले चरण में 13 फिर 11 फिर 13 फिर 11 मात्राएं होनी चाहिए। 11 13 के योग से 24 मात्राएं और 24 मात्राएं। अब जहां ये छंद टूटेगा 11 की जगह 12 मात्राएं हो रही हैं यहाँ, अर्थात ये मर गया छंद। ऐसे दोष को कहते हैं हतवृत्त छंद, हतवृत्त दोष। कौन सा दोष हो गया? हतवृत्त, डी विकल्प सही है, ठीक है। हत माने मरा हुआ, वृत्त माने छंद। छंद मरा हुआ माना जाता है, ठीक है। आप छंद यदि गहनता से पढ़ेंगे तो बहुत से छंद ऐसे मिल जाएंगे, बहुत से छंद ऐसे मिल जाएंगे जिनमें हतवृत्त मिलेगा। और विशेषतः कबीरदास के दोहों में तो अधिकांशतः इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। कारण क्या है कि कबीरदास अनपढ़ थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि कहाँ छंद टूट रहा है। तो इस तरह के दोहे होंगे, छंद होंगे, वो इस प्रकार का दोष माने जाएंगे। अगला भिन्न है, इनमें से भिन्न कौन सा है? श्रुतकटुत्व, श्रुतकटुत्व बताओ 17वां, श्रुतकटुत्व और क्लिष्टत्व, ग्रामत्व, अक्रमत्व, ठीक है। तो इनमें भिन्न कौन सा है? डी। क्यों भिन्न है? कारण जान लो भाई,
ये तीनों होते हैं, पहले वाले तीनों होते हैं, ये कौन से दोष हैं? ये पद दोष हैं। ये कौन से दोष हैं? पद। और ये वाक्य दोष है। ठीक है, पद दोष और ये वाक्य दोष। ठीक है, ये अंतर है, इसलिए ये भिन्न है। डी शुद्ध कटुत्व। ठीक है, चलो 16 हो गया। अब 17 देख लो। रस दोष कौन सा है इनमें से? रस दोष कौन सा है? रस दोष बताओ। रस दोष कौन सा है? अकांड छेदन। अकांड आएगा यहाँ। अकांड छेदन, अकांड प्रथन, अनंग वर्णन, या ये सभी। बताओ A B C D कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। तो रस दोष इनमें से कौन सा है? उपरयुक्त सभी वाला हो जाएगा, ये सभी रस दोष हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न सरकारी उत्तर। अब देख लो, गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन में दोषों के वर्ग कितने बताए? सिद्धांत और अध्ययन, अध्ययन हो नहीं, अध्ययन। ठीक है, सिद्धांत और अध्ययन में दोषों के कितने वर्ग बताए? कितने वर्गों में विभाजित किया है दोषों को? 3, 5, 7, 9। सी विकल्प सही हो जाएगा 18 का। चलो, रावण के दरबार में स्थित अंगद पाद में कौन सा दोष है? 19वां प्रश्न है, बताइए। 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न बताओ। रावण के दरबार में, रावण के दरबार में स्थित अंगद पाद, इसमें कौन सा दोष है? अश्लीलत्व, ग्रामत्व, पुनरुक्ति, ये सभी। बताइए A B C या D, कौन से प्रश्न के साथ जाएंगे आप इसमें से? बताइए A B C या D, कौन से प्रश्न के साथ जाएंगे आप इसमें? शीघ्रता से बता दीजिए, शीघ्रता से बता दीजिए। बताओ बताओ शीघ्रता से। देखो, अश्लीलत्व दोष है इसमें। कौन सा दोष है? अश्लीलत्व। अब अश्लीलत्व कहाँ होता है? जहाँ अश्लीलता हो काव्य में। ठीक है, अब क्या है? रावण के दरबार में स्थित अंगद पाद। अब पाद शब्द है ये, इसका अर्थ पैर भी होता है और पाद का अर्थ होता है अपान वायु। क्या होता है? अपान वायु। ठीक है, तो बच्चे कह देते हैं पाद मार दिया। तो उस अर्थ में जब पाद का अर्थ लिया जाएगा, उस अर्थ में जब पाद का अर्थ लिया जाएगा, तो वहाँ होगा अश्लीलत्व दोष। कौन सा दोष होगा? अश्लीलत्व दोष। इसलिए यहाँ पर हो गया अश्लीलत्व दोष। ठीक है, तो ये अश्लीलत्व दोष हो गया। अब अगला 19 हो गए, अगला और देखते हैं 20वां। अच्छा, 20वां नहीं है, चलो 20वां नहीं है तो कोई बात नहीं, 20वां नहीं है तो भी कोई बात नहीं। चलो, हम आपको 20वां प्रश्न एक और दिए दे रहे हैं, वैसे क्लास का टाइम भी हो गया है। बताओ, चलो, और एक और। चलो कोई बात नहीं, क्लास का टाइम हो रहा है। चलो, अब आपने 19 कर लिए हैं, तो आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसकी PDF पाने के लिए आप प्रद्योत गुरुकुल PRADYOT, ठीक है, गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका लिंक हम आपको क्लास में दे देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। फिर से मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट और अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी क्लास के साथ। जुड़े रहिए, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। राधे राधे, राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।